नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह चांद स्वागत करता हूं परिष्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ल्ड पर। दोस्तों, हमने सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। दोस्तों ध्यान रखना, इसके सेशन 7 कंप्लीट हो चुके हैं और अपन बढ़ रहे हैं सेशन 8 की ओर। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन NaOH प्लस HCl, सेकेंड ऑप्शन NH4CnO, थर्ड ऑप्शन 2KClO3, फोर्थ ऑप्शन H2 प्लस I2। दोस्तों इन अभिक्रियाओं को आगे की ओर पहचानना, इनमें से अपघटन कौन सी है? दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, अपघटन को अपन क्या बोलेंगे? विघटन। क्या बोलेंगे? विघटन। यहाँ इसका जो पॉपुलर नाम है वो है दोस्तों वियोजन। क्या नाम है? वियोजन। वियोजन कह दो, विघटन कह दो, अपघटन कह दो। दोस्तों इसका मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टूटना। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो बाद में जाके टूट रही है? यानी वो पहले जुड़ी हुई है उसके बाद टूट रही है। अगर मैं सामान्य शब्दों में इसको समझाना चाहूं दोस्तों, तो AB अभिक्रिया के होने के बाद A प्लस बी में वो बदल जाएगी। A प्लस बी में, यानी AB साथ में थे, आगे जाकर अभिक्रिया के पश्चात यानी उत्पाद के रूप में वो दो भागों में बंट गए, A प्लस बी के रूप में। दोस्तों तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। दोस्तों अगर इनकी अपन चर्चा करें तो Na प्लस इसको अपन A मान ले, OH माइनस इसको अपन B मान ले, H प्लस को मान ले C, Cl माइनस को मान ले D। दोस्तों ठीक है दोस्तों। अच्छा मेरे को बताओ A के साथ कौन जुड़ा है दोस्तों? तो A के साथ कौन जुड़ गया दोस्तों? D। और अब अगर बात करें B के साथ दोस्तों कौन जुड़ गया? C। B के साथ कौन जुड़ गया? C। यानी AD प्लस BC आगे जाकर किसका हो रहा है? A प्लस B का, AB का, AB प्लस CD का क्या हो रहा है दोस्तों? AD प्लस BC। यानी दोस्तों ये तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? द्विव विस्थापन। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? द्विव विस्थापन। जिसमें 4 आयन हो वो द्विव विस्थापन है दोस्तों, आगे जाकर चेंज हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन बी NH4CnO, H2NCONH2। दोस्तों यह अभिक्रिया कौन सी है? जो अपना स्थान बदल ले दोस्तों, उस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास। जो अभिक्रिया दोस्तों अपना स्थान बदल ले, जैसे अगर मान लो इसको मैं A मानता हूं, इसको मैं B मानता हूं, इसको मैं मान लो C मानता हूं, तो आगे जाकर यहाँ वो किस में बदल जाएगी? BAC या ACB, यानी अपना स्थान बदलने कोई ना कोई। तो ध्यान रखना वो अभिक्रिया कौन सी होती है? पुनर्विन्यास। दोस्तों तो इसमें पता चलता है ये अपने स्थान बदल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ नया इसमें, ये अपना क्या बदल रहे हैं? स्थान। इसलिए अभिक्रिया कौन सी है? पुनर्विन्यास। ऑप्शन सी दोस्तों 2KClO3, 2KCl प्लस 3O2। अच्छा ये अभिक्रिया एक संपूर्ण एक साथ है, आगे जाकर ये दो भागों में टूट रही है, यानी A प्लस बी में टूट रही है। ये क्या थी? AB किस में टूट रही है? A प्लस बी में, दो भागों में टूट रही है। और दोस्तों ऑप्शन डी H2 प्लस I2 2HI, यानी A प्लस बी मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? AB। यानी दोस्तों ये अभिक्रिया जाकर एक हो चुकी है, आगे जाकर ये दो भागों में टूटी हुई थी वो जाकर जुड़ गई है, आगे जाके एक हो गई है। दोस्तों इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन का मतलब दोस्तों जुड़ना, एडिशन। संयोजन दोस्तों जुड़ना। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी दोस्तों? संयोजन कह दो, एडिशन कह दो दोस्तों। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? दोस्तों आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इन अभिक्रियाओं को देखो रटना नहीं, इनको समझना। मैंने ये बताए, आप भी हो सकता है रफ रजिस्टर में या फेयर रजिस्टर उसके अंदर इनको लिखे, जिससे आपको इनकी शॉर्ट चीजें समझ में आनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्त। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। और भी मैं और विस्तृत रूप से समझाऊंगा दोस्तों ऑफलाइन क्लास में। ये अभिक्रिया कोई भी स्टूडेंट, मेरे से पढ़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करता इन अभिक्रियाओं को दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे का जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
लोहे का जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे का जिंक से लेपित करने की क्रिया, ऑप्शन है संसारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ना, विद्युत अपघटन। दोस्तों जब कभी भी लोहे पर किसकी परत चढ़ा दे दोस्तों, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उस क्रिया को आप सब जानते हो दोस्तों, क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं वो? गैल्वेनीकरण। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसारण। दोस्तों कोई भी धातु है उसके ऊपर एक वायु वाष्प के द्वारा या नमी के द्वारा एक परत चढ़ जाना, अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ चढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संसारण। अगर बात करें दोस्तों, जैसे तांबे के बर्तन में खट्टी चीज रखने पर, है ना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? संसारण के। गैल्वेनीकरण आपको समझ में आ गया दोस्तों। विद्युत अपघटन, दोस्तों ध्यान रखना, विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पदार्थ का या उस रसायन का दो भागों में टूट जाना, वो क्या कहलाता दोस्तों? विद्युत अपघटन। जैसे अपन अगर बात करें एजी सिल्वर क्लोराइड, दोस्तों इसमें अगर धारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Ag प्लस Cl माइनस में ये टूट जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वेनीकरण। दोस्तों ये क्यों की जाती है आप सबको पता है, जंग से बचने के लिए। जो लोहे पर जंग आता है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनीकरण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? दोस्तों सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने सब समझाया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, और भी आगे मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। अभिक्रिया संतुलित करना भी एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको। अभिक्रिया संतुलित करो तो दो चीज जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो भी आपको कोई भी तत्व दिखे उसको संतुलित करो, और वो संतुलित अन्य तत्व संतुलित होने के बाद दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन इसी क्रम में संतुलित करो। अगर मैं देखूं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, तो सबसे पहले Fe लेता हूं। यहाँ पर Fe कितने हैं दोस्तों? 2, और यहाँ पर भी कितने हैं? 2। इस तीर के इधर समता चिन्ह बोलते हैं इसको बीच में दोस्तों, जो ये तीर दिख रहा है इसको बोलते हैं समता चिन्ह। इस तीर के इधर कौन होते हैं दोस्तों? अभिकारक, और इधर दोस्तों उत्पाद। समझ गए ना मेरी बात? तो यहाँ पर Fe 2 है, इधर भी कितने हैं दोस्तों? 2, बिल्कुल संतुलित है। यहाँ पर O3 है, यहाँ पर भी कितने हैं? 3। यहाँ पर भी Al कितने? 2, यहाँ पर भी कितने? 2। अभिक्रिया संतुलित करो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नीचे लिखे हुए कुछ भी 2, 3 जो भी, ये अपने आप क्वेश्चन में लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी कम लगे तो आप केवल और केवल आगे लिखना दोस्तों, केवल और केवल आगे। कहाँ लिखोगे? आगे। यहाँ ध्यान रखना, आप नीचे नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पर Al2 है, और अगर मान लो यहाँ पर Al4 होता तो आप यहाँ पर 4 नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाओगे? आगे। Al2 है तो आगे क्या कर दोगे दोस्तों? 2। समझ रहे हो ना मेरी बात? और भी अपन चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अच्छा, FeAO2L-C। अच्छा क्या मिल गया? आगे जाकर क्या बन गया दोस्तों? O क्या है? B, और Al क्या है? C। Bc प्लस A। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर AB अगर ऐसा आपको दिखाई दे दोस्तों, AB प्लस C और आगे जाकर बन जाए BC प्लस A, तो दोस्तों ध्यान रखना वो अभिक्रिया होती है विस्थापन। कौन सी होती है दोस्तों? विस्थापन। कौन सी होती है? विस्थापन। तो दोस्तों अगर इसमें क्या ऑप्शन है? क्या विस्थापन? ऑप्शन डी। वियोजन आप सबको पता है दोस्तों, वियोजन आप सबको पता है। AB आगे जाकर किस में बदल जाएगा? A प्लस B में टूट जाएगा। द्विव विस्थापन आप सबको पता है दोस्तों, द्विव विस्थापन AB प्लस CD यानी AD प्लस BC आगे जाकर बदल जाएगा। अच्छा, संयोजन आप सबको पता है दोस्तों, A प्लस B आगे जाकर क्या बन जाएगा? AB। दोस्तों पहचानने आनी चाहिए, कुछ हो सके तो 30 नंबर तक आवर्त सारणी के तत्व हैं, वो आप एक बार जरूर याद करें उनको। ठीक है दोस्तों, ये चीज। तो अपना इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों? ये भी अपन को पूछ रहा। Cu ध्यान रखना, आप सबको पता कौन होता? Cu कॉपर, O B
और HC। आगे जाकर क्या बन रहा है दोस्तों, A, क्या बन रहा है दोस्तों, A प्लस B और C जाकर कौन सी अभिक्रिया है ये दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। अगर आप अपन दोस्तों उसमें देखें, अगर मैं ऑप्शन दे दूं वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विव विस्थापन, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों, कौन सी, विस्थापन। ये तो अपने अनुसार। लेकिन दोस्तों अब हम क्वेश्चन के अनुसार आंसर देखते हैं। उपचयन, अपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों आते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो एक एक तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभिक्रिया को देखते हैं अपन। CuO प्लस H2O, बाद में H2O के साथ कौन जुड़ गया दोस्तों, आगे जाकर O, यानी इसका तो क्या हो गया, H का ऑक्सीकरण, H का क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। दोस्तों Cu से बाद में Cu से कौन हट गया, O, और ऑक्सीजन के हटने को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, अपचयन। यानी एक बात पता चल गई, कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यानी इसमें दोनों अभिक्रियाएं आ रही है दोस्तों, दोनों की दोनों। ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों अभिक्रिया सम्मिलित होती है, रेडॉक्स दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu प्लस O2 2CO, यानी A प्लस B, और इसका क्या बन गया, AB। दोस्तों ये तो ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन। कौन सी हो गई, संयोजन, जुड़ना। अरे जुड़ रहा है सीधा सीधा दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन अपन को क्या पूछ रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण। अवकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना दोस्तों, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, अवकरण। कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, A और B दोनों। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अपन देखते हैं कि कॉपर के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, यानी कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो बताओ, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, किसके साथ जुड़ा, कॉपर के साथ। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है दोस्तों उसका ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखना। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट। कॉपर का नाइट्रेशन, नाइट्रोजन का जुड़ना, कॉपर का अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, और कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, परिष्कार की विशेषता है छोटे बेंच, क्वालिटी कोचिंग, और PSI GK प्लस हिंदी, और नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं किसके, PSI के दोनों, GK प्लस हिंदी के आने वाले सोमवार को। अगर आप ऑफलाइन दोस्तों एडमिशन लेते हो तो आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सब भी आपको एक साथ इसके साथ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और भी अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, मोमबत्ती जलती है, मैं एक बार आपको कुछ क्रिया बता देता हूं इसकी। आप में से कुछ के आंसर सोच लिए होंगे, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्होंने आंसर सोच लिए होंगे कि सर मोमबत्ती जलना, कोई कहेगा रासायनिक, कोई कहेगा सर भौतिक। तो अपन देखते हैं इसको क्या होता है। दोस्तों जब कभी भी मोमबत्ती जलती है, ये कह रहा जलने के दौरान, किसके दौरान दोस्तों, जलने के दौरान। दोस्तों मोमबत्ती जलती है तो कौन पिघलता है, मोम पिघलता है, मोम पिघलता है। जल गया वो चीज तो वापस नहीं आएगी जो उष्मा के रूप में चली गई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पिघल रहा है, क्या इसको वापस उपयोग में ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। यानी मोम जो पिघल रही है, जलने के दौरान मोम पिघल भी तो रही है, ऐसे थोड़ी जल रही है मोम नहीं पिघल रही। अरे जल रही है तो मोम भी तो पिघल रही है साथ में दोस्तों। पिघली हुई मोम को वापस अपन क्या ले सकते हैं उपयोग में, जले हुए को तो नहीं ले सकते, जला हुआ हो गया रासायनिक, जलना तो क्या हो गया रासायनिक। लेकिन उस दौरान जो मोम पिघल रही है वो कौन सी होगी दोस्तों, भौतिक। इसलिए इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में जिसमें रासायनिक और भौतिक दोनों साथ आ रहे हैं, ऑप्शन सी।
यानी ये भौतिक परिवर्तन भी होगा दोस्तों और रासायनिक परिवर्तन भी होगा। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो वापस अपनी क्रिया में, जैसे अभिकारक से उत्पाद बने तो वापस अभिकारक का जो गुण था वो वापस आ सकता है इनमें। जैसे अगर मैं बात करूं पानी, जल, जल से बर्फ बना तो बर्फ से वापस क्या बन जाएगा दोस्तों? जल। जल से वाष्प बनी तो वाष्प से वापस क्या बन जाएगा दोस्तों? जल। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? भौतिक वो होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल उदाहरण देना चाहूं, बेहोश, जो व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना, बेहोश, वो व्यक्ति ध्यान रखना दोस्तों वापस सही हो जाता है, वो है भौतिक। और जिस व्यक्ति की डेथ, मृत्यु हो गई, क्या वो वापस सही हो जाएगा? क्या नहीं, वो है रासायनिक। जो एक बार हो गए वापस नहीं आ सकता, वो कौन सा होता दोस्तों? रासायनिक। जैसे दूध से दही बन गया, अब अपने घर पे कोई मेहमान आ गए तो मम्मी वापस दही से दूध बना लेगी क्या? नहीं। तो ध्यान रखना दूध से दही, वो कौन सा? रासायनिक। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 2HCl। अरे A प्लस बी H प्लस Cl माइनस A प्लस बी क्या बन गया दोस्तों? AB। क्या बन गया? AB। एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। आप सबको बार बार मैं बता रहा हूं अपघटन क्या होगा दोस्तों? अपघटन क्या होगा? AB आगे जाकर क्या बन जाएगा? A प्लस बी में। संयोजन क्या होगा दोस्तों? A प्लस बी मिलकर आगे क्या बन जाएगा? AB। द्वितीय विस्थापन क्या होगा दोस्तों? AB प्लस CD। AB प्लस CD आगे जाकर क्या बन जाएगा? AD प्लस BC। विस्थापन में क्या होगा दोस्तों? विस्थापन में AB प्लस C क्या बन जाएगा? BC प्लस A या CB प्लस A, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। तो AB प्लस C BC प्लस A। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? या CB बोल सकते हो, इसको CB भी बोल सकते हैं। एक बात है, क्यों? क्योंकि जो धातु है ना उसके साथ आयन जुड़ेगा दोस्तों, है ना। तो CD प्लस A या BC प्लस A। तो दोस्तों इसमें से कौन सी है? A प्लस B आगे जाकर मिला AB। तो अपन देखते हैं कौन सा? संयोजन। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट। ये क्वेश्चन इनको अपन बहुत हार्ड समझते हैं दोस्तों, ऐसे समझते हैं ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर समझ लिया इन क्वेश्चनों को तो आप क्वेश्चन ये गलत नहीं करोगे बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, कोई नहीं दोस्तों। धातुओं पर जैसे लोहे पे जंग लग गई, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या दोस्तों जो जंग लगे हुए लोहे को वापस अपन उपयोग में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको कुछ पता चल गया होगा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, रासायनिक। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी वियोजन का उदाहरण नहीं है। पहचानो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चर्चा करें अपन। CaCO3 यानी ए भी आगे जाकर किस में मिल गया? ए और बी में बदल गया। CaCO3 दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन सी हो गई? ए बी सी कह सकते हैं अपन अगर कहना चाहे तो, है ना। ध्यान रखना, तो अपन क्या कह सकते हैं? ए बी, और इसके साथ भी कौन चला जाएगा वापस? एक बी का कुछ गुण आएगा। यानी ये कौन सी हो गई दोस्तों? बिल्कुल अपघटन है, आगे जाके टूट रही है ना। ध्यान रखना 2KClO3 2KCl प्लस 3O2 यानी ABC आगे जाकर किस में बदल गया दोस्तों? ABC या AC भी कह सकते हैं, आगे जाकर किस में बदल गया दोस्तों? अपने AC या AB प्लस C में, है ना। ABC आगे जाकर किस में बदल गया? AB प्लस C में। किस में बदल गया? AB प्लस C में। यानी AB प्लस C यानी आगे जाकर क्या बन जाएगा? AC प्लस B या BC प्लस A। तो वो कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? बिल्कुल अपघटन है, वियोजन है। H2 प्लस Cl2 A प्लस B आगे जाकर किस में बदल गया? AB में। दोस्तों बताओ ये किसका है? संयोजन। किसका है? संयोजन, एडिशन। संयोजन कह दो, एडिशन कह दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ये पूछ रहा निम्न में से एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सी नहीं है। सी किसका है? संयोजन का। राइट आंसर दोस्तों सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पीतल के बर्तनों को किस धातु की परत चढ़ाई जाती है ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिन की। किसकी? टिन की। ध्यान रखना दोस्तों, एसन टिन रांगे इसकी परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले परिष्कार की विशेषता, छोटे बेंच क्वालिटी कोचिंग, डिप्टी जेलर जीके प्लस हिंदी और पीएसआई जीके प्लस हिंदी, इनके भी नए बेंच दोस्तों प्रारंभ हो रहे हैं। और ये प्रारंभ कब हो रहे हैं दोस्तों? आने वाले सोमवार को। आने वाले सोमवार को ये बेंच क्या हो रहे हैं दोस्तों? प्रारंभ हो रहे हैं। कौन कौन से? डिप्टी जेलर जीके प्लस हिंदी, पीएसआई जीके प्लस हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? ऐसी कौन सी धातु है दोस्तों जो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, जो अधिक क्रिया करती है? चलो मैं बता देता हूं आपको ऑप्शन। प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। कौन सी ऐसी धातु है जो तांबे की तुलना में? अच्छा, तांबा ऑप्शन में है क्या? कॉपर, Cu यहां पर तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। कॉपर यानी तांबा, Cu। तो दोस्तों वैसे मैं ऑफलाइन में और ज्यादा बताता हूं, लेकिन कुछ आपको यहां पर बता रहा हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? कहना क्या मंगल, कहना क्या मंगल, जीलो, जीलो, सीसा, पीबी, ता यानी तांबा। फिर दोस्तों महंगाई के अनुसार अगर मरकरी की बात करें दोस्तों, मैं ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आपको ज्यादा नीचे दिखाई नहीं दे, है ना। फिर अपन अगर मरकरी की बात करें Hg, फिर अपन बात करें चांदी की Ag, फिर दोस्तों सोना और महंगा, फिर प्लेटिनम और महंगा। तो पता चल रहा है दोस्तों, ये अभिक्रिया का दोस्तों घटता हुआ क्रम है। अभिक्रिया का घटता, अभिक्रिया का यानी अभिक्रिया करती है ना किसी के साथ कोई वस्तु, उसका घटता हुआ क्रम है, घटता क्रम है दोस्तों। कौन सा क्रम है? घटता क्रम है। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम और सोडियम। इसलिए पोटेशियम व सोडियम को हवा में नहीं रखा जाता, ये हवा में फट क्रिया कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, सोडियम भी स्वयं कैसा होता है? पीला। और दोस्तों सोना भी Au औरम भी कैसा होता है? सोना, पीला। दोस्तों महिलाएं, भारतीय महिलाएं किसके गहने पहनती है? सोने के। ज्यादातर भारतीय महिलाएं सोने के। और अपने मारवाड़ी लोगों की तो विशेषता होती है, मान लो किसी मारवाड़ी के पास 50 लाख रुपए, उसमें से 40 लाख का तो उसके पास सोना मिल जाएगा। समझ गए ना। तो एक महिला थी, उसने क्या किया? सोने के गहने नहीं पहने, क्यों? महंगे होते हैं। उसने भाई साहब सोडियम के गहने पहन लिए, सस्ते आ गए। किसके गहने पहन लिए? सोडियम के। सोडियम भी पीला, सोना भी पीला। जब महिला वापस शादी में किसी भी जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन में जाके वापस घर पे आई तो उसके गहने गायब। उसने आते ही कि मेरे तो गहने चोरी हो गए। अरे दोस्तों चोरी हुए क्या? सोडियम क्या करता? क्रिया, उसने हवा से क्रिया कर ली, वो गहने चले गए जो भी थे। समझ गए। और सोना होता है, सोना अभिक्रिया क्या करता? क्रिया क्या करता? कम करता है दोस्तों, बिल्कुल कम है। देख लो आप, नीचे आ रहे हैं प्लेटिनम, सोना, चांदी, Ag। चांदी भी हल्की फुल्की कर लेता, लेकिन सोना, प्लेटिनम बिल्कुल कम। तो वो उसके सोडियम के गहने गायब क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि उन्होंने हवा से क्या कर लिया? अभिक्रिया। तो मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? सोना पुराने जमाने में देखते होंगे आप या सुनते होंगे, सोना होता था वो जमीन के अंदर गाड़ के 100 वर्ष 200 वर्ष के बोल जाते थे, कोई दूसरा ही उस सोने को निकालता था। क्यों? क्योंकि सोना कम क्रिया करता है, तो वो जमीन के अंदर क्रिया कम करेगा और वो जमीन के अंदर सुरक्षित रहेगा 100-200 साल तक। समझ गया ना मेरी बात? अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? कॉपर, ये रहा कॉपर, Cu। ये पूछ रहा है तांबे की तुलना में अधिक, अपन को तो अधिक पूछ रहा है। सोना, प्लेटिनम ये तो बिल्कुल कम है, तो ये तो इनमें से कोई तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर ऑप्शन देखें प्लेटिनम, चांदी, सोना, तो ये तीनों तो यही गलत हो गए। अगर अपन आयरन की बात करें, आयरन Fe, तो ये देख लो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि ये घटता हुआ क्रम है, कॉपर कम क्रियाशील, Fe आयरन अधिक क्रियाशील। तो दोस्तों कौन हो जाएगा? लोहा, ऑप्शन डी। इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक पता चली, कहना क्या मंगल, जीलो, सीता। सी का मतलब सीसा, ता का मतलब तांबा, है ना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोहा।
तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। कौन होता है? लोहा। ध्यान रखना, कॉपर की अपेक्षा। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु सामान्यतः तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर लिक्विड द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? मरकरी धातु पूछा है, अधातु नहीं पूछा दोस्तों। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। मरकरी दोस्तों Hg, इसको दोस्तों अपन बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। लिथियम दोस्तों Li, क्या बोलते हैं? Li। पोटेशियम दोस्तों K, सोडियम दोस्तों ध्यान रखना Na। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? मरकरी Hg पारा, लिथियम Li है ना, पोटेशियम K, सोडियम Na। कोई भी तत्व होता है दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी तत्व उसका फर्स्ट जो अक्षर होता है वो कैपिटल होगा, दूसरा कैसा होगा दोस्तों? स्मॉल। तत्व की यही पहचान होती है। अगर कोई भी सूत्र आएगा, अगर मान लो जैसे CO2 C कैपिटल O छोटा है, तो दोस्तों ध्यान रखना सूत्र के आगे कोई ना कोई गिनती दिखाई देगी, तो समझ लेना वो सूत्र है। और जिसके आगे स्मॉल के आगे कोई गिनती दिखाई नहीं दे दोस्तों, समझ लेना वो तत्व है। ये पहचान कर लो अगर आपको ज्यादा तत्व याद नहीं हो सकते तो। फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, लेकिन किसी सूत्र में फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल है तो उसके आगे आपको गिनती दिखाई देगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर बात करें C बड़ा O बड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बताओ ये तत्व होगा क्या? क्योंकि तत्व में सेकंड अक्षर कैसा होता है? स्मॉल। इसका मतलब ये सूत्र ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड C बड़ा O बड़ा। अगर किसी तत्व सूत्र में गिनती नहीं आ रही है तो उसका दूसरा अक्षर भी कैपिटल दिखेगा आपको दोस्तों। जैसे OH, दो अलग अलग तत्व हैं लेकिन ये सूत्र है हाइड्रोक्साइड OH। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये चीज। तो दोस्तों कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर लिक्विड द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, यानी कमरे के ताप पर? तो दोस्तों आप सबको पता है मरकरी, पारा। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मरकरी या पारा। सोडियम और पोटेशियम को अपन किस में रखते हैं? केरोसिन में। पता है ना दोस्तों, ध्यान रखना। लिथियम की अपन क्या बनाते हैं? बैटरी। बैटरियों में उपयोग करते हैं लिथियम का। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, मरकरी या पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा यौगिक है दोस्तों जिसका किस में उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में। फिल्म बनाने में काम आता है दोस्तों। अगर ये केमिकल नहीं हो तो फिल्म नहीं बनेगी, और फिल्म नहीं बनेगी दोस्तों तो ध्यान रखना, क्या आप उस जो भी किसी की फोटो खींची उसको देख पाओगे? क्या नहीं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में उपयोग होता है। AgBr, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य एकमात्र चमकीली ए धातु है दोस्तों? तांबा, आर्सेनिक, सीसा, आयोडीन। ऐसी कौन सी ये धातु है जो चमकती है? एकमात्र है, अपवाद कह सकते हैं अपन। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन होता है? एकमात्र आयोडीन। आयोडीन एकमात्र धातु है जो कैसी होती है दोस्तों? चमकती है। ध्यान रखना दोस्तों। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। हीरा है, ग्रेफाइट है, ये भी चमकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तत्वों की बात करें उनमें तो कौन है? आयोडीन। हीरा, ग्रेफाइट इनमें ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? ऐसा कौन सा उपकरण है दोस्तों जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं होता है? पारे का। क्वेश्चन का आंसर आप सब देख लिए होंगे, कौन सा हो सकता है आपके अनुसार? तो आइए अब अपन जानते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? बैरोमीटर, स्पाइग्मोमेनोमीटर, सोनोग्राफी, थर्मामीटर। दोस्तों कुछ मैं चीज बता देता हूँ। बैरोमीटर वायु दाब मापने में काम आता है, वायु दाब। स्पाइग्मोमेनोमीटर दोस्तों बीपी मापने में काम आता है, किसमें? बीपी में। सोनोग्राफी दोस्तों कोई भी आपके गर्भाशय संबंधी कोई चीज जानना हो, है ना, या आमाशय संबंधी, लगभग ये कहाँ की जाती है सोनोग्राफी? गर्भाशय संबंधी, भ्रूण की स्थिति देखने वगैरह में, है ना। थर्मामीटर दोस्तों तापमान। क्या दोस्तों? तापमान। ध्यान रखना दोस्तों, तापमान मापने में कौन उपयोग होता है? थर्मामीटर। लेकिन अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारे का उपयोग नहीं होता किसमें? तो दोस्तों बैरोमीटर में बिल्कुल होता है पारे का उपयोग। पारे का जो मापांक होता है वो अचानक नीचे गिरे
धीरे धीरे नीचे गिरे, ऊपर की ओर बढ़े, ये सारे मतलब कौन गिर रहा है, पारा ही तो गिर रहा है। स्पाइग्मोमेनोमीटर बिल्कुल आपके जब वो यहाँ पर बाएं हाथ में है ना, बीपी मापने वाला यंत्र यहाँ पर चिपकाता है, फिर उसमें वो ध्यान रखना हवा भरता है उसके अंदर, तो उसमें एक ध्यान रखना, हाँ हवा भरता है ना उसके अंदर फुस फुस करके, और उसके अंदर जो पारा होता है वो नीचे गिरता जाता, नीचे गिरता जाता, सेकंड के लिए रुकता है, तो वो नोट कर लेता है, और अपने बीपी का मान क्या होता है 120/80 mmHg। तो दोस्तों पता चला कुछ चीज, पारे का उपयोग होता है। थर्मामीटर बिल्कुल तापमान मापने के लिए पारे का उपयोग होता है, बिल्कुल। तो फिर दोस्तों सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है सोनोग्राफी में, यानी ध्यान रखना ऑप्शन सी, इसमें पारे का उपयोग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 225 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट व सेकंड शिक्षक पेपर फर्स्ट व सभी विषय प्रारंभ हो चुके हैं, और ध्यान रखना ये जो नए बेंच आपके प्रारंभ होंगे ये कब से होंगे, सोमवार से दोस्तों। कब से होंगे, आने वाले सोमवार को। और ध्यान रखना इसके साथ ऑफलाइन कोचिंग के साथ आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ सब प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। और परिष्कार की क्वालिटी क्या है, छोटे बेंच और क्वालिटी कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। ऐसे कौन से तत्व, इसने धातु अधातु नहीं दिया दोस्तों, ना इसने धातु दिया ना अधातु, तत्व में दोनों आ जाएंगे, धातु अधातु। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल होते हैं दोस्तों। हीलियम, अरे गैस है हीलियम तो बिल्कुल नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस है बिल्कुल नहीं। तो फिर मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी तो है ही अपने अभी पढ़ा है। और अधातु की बात करें तो कौन हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन। धातुओं में ब्रोमीन और धातुओं में मरकरी, यानी 2 और 3 कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन बी में। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी में दोस्तों ध्यान रखना ब्रोमीन और मरकरी दोनों आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है। दोस्तों ऐसी कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाएगी। ऑप्शन है सीसा, ऑप्शन बी रांगा, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी पारा। तो दोस्तों आप सबको पता है अम्लगम बनाने के लिए एक धातु तो बहुत आवश्यक है, वो है पारा। और पारा को अपन किससे लिखते हैं, Hg। और पारा का दूसरा नाम दोस्तों मरकरी। ध्यान रखना पारा है, और ये क्या है दोस्तों, धातु। और ये कमरे के तापमान पर क्या रहती है दोस्तों, द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में, लिक्विड द्रव्य अवस्था में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेरोइन का रासायनिक नाम है। दोस्तों ये पूछ रहा है क्वेश्चन, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हेरोइन का रासायनिक नाम होता है मॉर्फिन डाई एसीटेट, या मॉर्फिन मोनो एसीटेट, या मॉर्फिन डाई बेंजोएट, या मॉर्फिन मोनो बेंजोएट। दोस्तों आपके अनुसार कौन सा आंसर राइट हो सकता है, तो आइए जानते हैं अपन। हेरोइन का रासायनिक नाम होता है दोस्तों मॉर्फिन डाई एसीटेट, ऑप्शन ए। दोस्तों जल्दी अपन, अगर अपन को नींद नहीं आ रही है या छोटा मोटा कोई दर्द है तो उसमें दवा में मॉर्फिन आएगा। कौन आएगा दोस्तों, मॉर्फिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। किसी धातु की छड़ को गर्म करना, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा दोस्तों, C6H12O6 प्लस दोस्तों O2। O2 का क्या होगा, बाहर उत्सर्जन। यानी C6H12O6 किसका फॉर्मूला दोस्तों, ग्लूकोज का, यानी भोजन का। तो दोस्तों पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बना रहे हैं, भोजन। क्या ये वापस टूट के इसमें बदल सकता है क्या, CO2 प्लस H2O। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मानव में श्वसन और ध्यान रखना गैसों का जो भी है उत्सर्जन वगैरह, ये सब कैसे होते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होना। मानव में श्वसन कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। और अगर ये क्रिया मैं उल्टी करूं,
तो ये किस में हो जाएगी, सॉल्यूशन में। इसको उल्टा कर दो, C6 अभी जो मैं ये लिखा ना C6H12O6+O2, तो क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ध्यान रखना ये किस में हो जाएगी, मानव में। भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना, और ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, सॉल्यूशन के द्वारा। क्या ये वापस इसमें बदल सकते हैं क्या, ये अभिक्रिया एक बार ही होती है। ध्यान रखना मानव में पाचन, ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। ऐसे थोड़ी भोजन के पचने के बाद अपन वापस कार्बोहाइड्रेट की रोटी बना देंगे या प्रोटीन की दाल वापस अलग कर लेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। किसी धातु की छड़ को गर्म करना, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर में अगर कोई ठंडी धातु की छड़ है, मैं उसको गर्म करता हूं, थोड़ी देर बाद वापस वो कैसी हो जाएगी दोस्तों, ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी दोस्तों। वापस हो सकता है उसको थोड़ा समय लगे, तो वापस वो अपनी उसी परिवर्तित होके उसी अवस्था में वापस आ गई ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है ना दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वे अपनी अवस्था में वापस नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा है, अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय। दोस्तों ध्यान रखना अनुत्क्रमणीय होता है, यानी ये अपनी अवस्था में वापस परिवर्तित नहीं होता जो इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे दूध से दही, दही से वापस दूध नहीं बनेगा, समझ गए ना मेरी बात। और रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ बनता है। और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी। अरे दही स्थायी, दूध से दही बना तो स्थायी है ना, वापस दूध थोड़ी बनेगा, स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं रासायनिक परिवर्तन, स्थायी। तो ये कह रहा कौन कौन से, लोहे में जंग लगना। क्या लोहे पे जो जंग लग गई, उस जंग लगे हुए लोहे से वापस लोहा बना सकते हैं क्या, आपको अभी मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीशियम रिबन का दहन, अरे दहन जलना, ये शब्द आ जाए तो वो कौन से परिवर्तन है दोस्तों, ध्यान रखना रासायनिक है। ये पूछ रहा है, ध्यान रखना रासायनिक नहीं है। सब्जी को काटना और मेहंदी का रचना, रची हुई मेहंदी से वापस मेहंदी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन सब्जी को काटना दोस्तों, कटी हुई सब्जी से वापस सब्जी बन सकती है। कैसे, अगर उसका बीज लें बोए तो उससे वापस दोस्तों क्या बन सकती है, सब्जी बन सकती है। समझ गया ना मेरी बात। तो ये ध्यान रखना ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कैसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, परिष्कार क्वालिटी नौकरी, छोटे बेंच क्वालिटी कोचिंग और नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं आने वाले सोमवार को दोस्तों। कौन कौन से, सीटी, पटवार, LDC। दोस्तों और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। ये दोस्तों इस नंबर के पीछे 71 लगा, ऐसे ही अगर आपको दूसरा नंबर ट्राई करना तो सेम यही, जो 8 अंक है वो सेम यही होंगे, और इसके पीछे क्या लगा देना, 72। समझ गए ना मेरी बात। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ध्यान रखना ऐसी कौन सी क्रिया है जो ये निर्धारित करेगी, ये निर्धारण करेगी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, बिल्कुल ये तीनों लक्षण है किसके, रासायनिक परिवर्तन के। अवस्था में परिवर्तन होगा, अरे अवस्था में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, ध्यान रखना बिल्कुल होगा। दूध से दही बना तो दही हल्का सा गाढ़ा है, समझ गए, कोई ना कोई अवस्था में परिवर्तन हुआ उसके। गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल गैस का उत्सर्जन, शोषण मैंने बताया था कौन सा, रासायनिक। और रंग बदलना ये भी किसका गुण होगा, रासायनिक परिवर्तन का दोस्तों। सेव को काट दो, थोड़ी देर अगर सेव वायु के साथ रहती है संपर्क में तो वो ब्राउन हो जाती, भूरा, उसका रंग बदला नहीं बदला, वो दोस्तों कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। हो सकता है दोस्तों इसने उल्टा बोल दिया, अभी मैंने बताया था रासायनिक कैसा होता है, उत्क्रमणीय, और भौतिक कैसा होता है, उत्क्रमणीय, और रासायनिक कैसा होगा दोस्तों, अनुत्क्रमणीय, है ना। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल राइट बात है, नया पदार्थ तो बनेगा, एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों अगर अपन बात करें फर्स्ट क्या है गलत, सेकंड क्या है सही, ऑप्शन बी, केवल और केवल ऑप्शन बी, यानी केवल दो, केवल दो। तो
दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखना दोस्तों, नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो बात, एक ये परिवर्तन कैसे होते हैं, ए स्थायी, ये अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है दोस्तों, जैसे जल से ये अपनी अवस्था में दोस्तों क्या करता है, परिवर्तन करता है। जैसे जल है, जल कैसा है दोस्तों, द्रव, और बर्फ है, बर्फ कैसा है दोस्तों, ठोस, यानी द्रव से किस में बदल गया दोस्तों, ठोस। ये अपनी अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है। और दोस्तों ये कैसे परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय वो होते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं। तो इसका देखते हैं अपन कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन है अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, मोम का पिघलना, दूध से दही का जमना। अरे ये तो रासायनिक हो गया। फलों का पकना कैसा है दोस्तों, रासायनिक, वापस इसको कच्चा फल नहीं बना सकते, पके हुए फल को दोस्तों। अंगूर का किण्वित होना, बिल्कुल ये कैसा, रासायनिक। ऑप्शन सी दोस्तों, मोम का पिघलना, अभी मैंने बताया था आपको, मोम जो पिघल रही है उसको वापस उपयोग में अपन ले सकते हैं। ऑप्शन सी, मोम का पिघलना। कौन सा परिवर्तन दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से दोस्तों ध्यान रखना, साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, हिमीकरण द्वारा, विद्युत विश्लेषण द्वारा। विद्युत विश्लेषण मतलब उसमें विद्युत धारा के प्रवाहित करके, वैसे आसवन आप सब जानते हो, हिमीकरण यानी जम के, और वाष्पन यानी वाष्प के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वाष्पन के द्वारा। ध्यान रखना, समुद्री जल से साधारण नमक को किसके द्वारा, वाष्पन के द्वारा, ठीक है। वाष्प के द्वारा जल उड़ जाएगा, बाकी जो रहेगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों, नमक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, परिष्कार की विशेषता, छोटे बेंच, क्वालिटी कोचिंग, और दोस्तों सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों के बेंच स्टार्ट हो रहे हैं। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, परिष्कार का बैग मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा दोस्तों। और ये जो नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं, ये आने वाले सोमवार को स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, आने वाले सोमवार को, समझ गए ना। और भी अधिक जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पर आप संपर्क कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, रंगीन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। कैसा होता है, अम्लीय। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, अम्लीय होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहर लवण, मोहर साल्ट, लवण साल्ट है सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण, जटिल लवण। तो दोस्तों आपके अनुसार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो सकता है, तो चर्चा करते हैं अपन। द्विक, सबसे पहले मोहर लवण किसे कहते हैं। मोहर लवण वो होते हैं दोस्तों जिसमें ध्यान रखना दो लवण मिलते हैं। कैसे लवण मिलते हैं, दो लवण, यानी एक बात तो पता चल गई आपको, एक बात तो पता चल गई, द्विक, द्विक का मतलब क्या होता है, दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। लेकिन क्या आगे, मोहर लवण बनता किससे दोस्तों, एक तो अमोनियम सल्फेट से NH4 होल्ड वाइज SO4, और दोस्तों एक फेरस सल्फेट से FeSO4। फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, मोहर लवण। और मोहर लवण उनको कहते हैं जिसमें दो लवण मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, मोहर लवण। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। दोस्तों सबसे पहले तो आपके एक शब्द आया जटिल लवण, आपके अनुसार कौन सा इसका आंसर हो सकता है, ऐसा कौन है जो जटिल लवण का उदाहरण है दोस्तों। जटिल लवण वे होते हैं दोस्तों जिनमें एक तो क्या होती है, धातु, एक कौन रहेगी, धातु, और धातु के इर्द गिर्द दोस्तों, धातु के इर्द गिर्द कौन रहेंगे, आयन, यानी धातु के साथ कौन जुड़े रहेंगे, कोई भी आयन। तो एक तो धातु रहेगी, चलो देख लेते हैं अपन। Fe क्या है दोस्तों, धातु। Hg क्या है दोस्तों, धातु। Ag क्या है दोस्तों, धातु। अब देखो धातु के पास कोई ना कोई लवण आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, माइनस माइनस, ठीक है, NH3Cl माइनस, मतलब धातु के साथ कौन आ रहे हैं दोस्तों, आयन आ रहे हैं। इसका मतलब सभी के सभी कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं, जटिल लवण है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा
ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक वे होते हैं जिनमें मतलब कार्बनिक, ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्बनिक। ऐसा कौन है जो कार्बन के द्वारा बना लेकिन वो एसिड अम्ल है? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल, क्या कार्बन आ रहा है क्या? सबसे पहले तो वही है, कार्बन होना जरूरी है। इन तीनों में कार्बन नहीं है, गलत हो गए। अरे कई बार क्वेश्चन तो अपने दिमाग से सही हो जाता है दोस्तों, अगर दिमाग लगा लो, आपको नहीं पता हो ना फिर यह पूछ रहा कौन सा है, तो ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल। दोस्तों सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला C6H8O7, C6H8O7 दोस्तों, सिट्रिक अम्ल ध्यान रखना दोस्तों। सिट्रिक अम्ल किस में होता है दोस्तों? नींबू, नारंगी, मौसमी, संतरा, इनमें कौन होता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, छोटे बेंच, क्वालिटी कोचिंग, ये तो परिष्कार की विशेषता है। रीट लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट दोनों के नए बेंच प्रारंभ होने आने वाले सोमवार को, दोनों के नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं आने वाले सोमवार को दोस्तों। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या करें दोस्तों, संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCl के जलीय विलयन का pH होगा, क्वेश्चन नंबर 239। HCl के जलीय विलयन का pH होगा 12, 10, 8, 2। दोस्तों ध्यान रखना, HCl के जलीय विलयन का pH, यानी ध्यान रखना HCl के जलीय विलयन का pH दोस्तों कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अगर नॉर्मल HCl की बात करें तो दोस्तों उसकी होती है 1.5। कितनी होती है? 1.5 pH। लेकिन अपन उसको क्या पूछ लिया, उसने HCl के जलीय विलयन का pH पूछा, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर, रक्त का pH स्तर कितना होता है दोस्तों? सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है दोस्तों? 8.5 से 8.35, यानी दोस्तों 8.5 से 8.35। ये तो दोस्तों चला जाएगा किसमें? ये चला जाएगा समुद्री जल में। 4.5 से 4.6 दोस्तों ध्यान रखना, ये भी चला जाएगा किसमें? बियर वगैरह में। 6.45 से 6.55 ये किसमें चला जाएगा दोस्तों? दूध में। 7.35 से 7.45 ये दोस्तों किसका होता है? रक्त का pH होता है। और अपन पढ़ते हैं लगभग नॉर्मल 7.4 पढ़ते हैं ना, ऐसा एग्जैक्ट कितना होता है दोस्तों? 7.35 से 7.45। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, pH स्केल की खोज किसने की थी? pH स्केल की खोज किसने की थी? SPL सोरेनसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी मोसले, विल्हेम रोटजेन। तो दोस्तों ध्यान रखना, सोरेनसन, आप सबको पता pH स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन। सोरेनसन ध्यान रखना। pH स्केल आपको पता 0 से कहां तक होते हैं? 14 तक। 7 पर कौन होता है दोस्तों? उदासीन। 7 पर कौन होते हैं? उदासीन। 7 के आगे कौन होते हैं दोस्तों? अम्ल। कौन होते हैं? अम्ल। और दोस्तों 7 से पहले कौन होते हैं? 7 के बाद कौन होंगे दोस्तों? अम्ल। और 7 से पहले कौन हो जाएंगे दोस्तों? सॉरी, 7 से पहले कौन हो जाएंगे? सार। और 7 के बाद कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 0 से 7 तक लेकर ये कौन होते हैं दोस्तों? अम्ल। और 7 के बाद कौन से हो जाएंगे दोस्तों? क्षार। कौन से हो जाएंगे? क्षार। तो दोस्तों pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 पर कौन होता है दोस्तों? उदासीन। 0 से 7 पर कौन होगा दोस्तों? अम्ल। और 7 से ऊपर, मतलब 7 नहीं, 7 के बाद 7.1 से लेकर 14 तक कौन होंगे दोस्तों? क्षार। 0 से 3.4 या 5 तक, या 5 से कम मान लो 3.4 तक दोस्तों, ये तो होते हैं प्रबल अम्ल। और 3.5 से लेकर दोस्तों ध्यान रखना, या 3.5 के ऊपर से लेकर 6.9 तक कौन होते हैं? दुर्बल अम्ल। 7 से लेकर दोस्तों 7.1 से लेकर दोस्तों 8.5 सॉरी 7.1 से लेकर 7.1 से लेकर दोस्तों 10.5 तक दोस्तों कौन होंगे दोस्तों? ध्यान रखना, दुर्बल सार। और 10.5 से ऊपर लेकर और 14 तक दोस्तों कौन होगा? प्रबल सार। कौन होगा? प्रबल सार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सोरेनसन। pH स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pH होगा, इसको pH होगा 4.8, 5.8, 6.8, 8.8। दोस्तों ये कैसे निकालेंगे अपन pOH? दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, pH प्लस POH बराबर 14।
पीएच यहाँ पर कितने दे रखे हैं दोस्तों 5.2 प्लस, अगर अपन सीधा ही करें इसको 5.2 प्लस अपन को क्या निकालना है पीओएच बराबर 14। दोस्तों ध्यान रखना ये इधर आएगा, पीओएच बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5.2 यानी पीओएच बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 8.8। यानी इसने किसका मान पूछा पीओएच का मान पूछा, यानी राइट आंसर 8.8 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड जो है पेपर सेकंड वाणिज्य वर्ग के भी नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं आने वाले सोमवार को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना यह सेशन यहीं पर क्या होता है समापन। इसी के साथ दोस्तों सभी को राम राम सा, राधे राधे और सभी को नमस्कार।